बच्चों को हद से ज़्यादा इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, वो बहुत डिप्रेशन में है, उनको उनके घर वाले ही सुनने को तैयार नहीं। ऐसे अनुभव मुझे हुए हैं कि किसी ने मेरी गर्दन काटी है, मुझे पहाड़ी से गिराया तो पत्री जी ने मुझे आके कैच कर लिया। हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब पूरा एक वो इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश, ऐसे जैसे बस आप नागमणि देख रहे हो। ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग 5 AM माय ब्रदर इज नो मोर। मैंने अपना गलत हाथ पकड़ा हुआ ऐसे, और मतलब ऐसा लगा मेरी चेस्ट पे कोई चीज़ बैठी है, मेरी चेस्ट पे कुछ चीज़ बैठी है और मेरी बॉडी इतनी बुरी तरीके से अबडक्टेड है कि मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। शिवा क्या करते हैं, एक ऐसे ऊपर से बेल आती है, एक पौधे की एक बेल सी लटकी होती है, उस बेल को पकड़ के वो कृष्ण भगवान में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको तो मेरी मम्मी बहुत मानती है, अब मुझे ये बताओ कि जो मेरी मम्मी के साथ सब कुछ हो रहा है, क्या आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? हमारे पड़ोस से थे एक भैया, उन्होंने मेरी ऐसे गर्दन पकड़ी और मतलब मुझे ना पानी में डुबो के रखा, बहुत देर तक पानी में डुबो के रखा। मतलब ऐसा कि आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, में सांस भी नहीं मुझे आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं शायद नहीं बचूंगी। मेरे को सबसे पहला फिजिकल चैलेंज आया मेरी बॉडी में, दैट वॉज द स्टोन। पहला ध्यान का चमत्कार जो मेरी ज़िंदगी में हुआ कि पहले महीने में मेडिकेशन बिल्कुल बंद हो गई और उसके 3-4 महीने के अंदर अंदर जो आपका स्टोन था वो बिल्कुल आपकी थॉट पावर्स की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार पुनः पिरामिड मास्टर अलका जी से मिलेंगे। किस प्रकार जीवन में सभी पड़ावों को पार करते हुए, चैलेंजेस को सामने फेस करते हुए, फेलियर्स को फेस करते हुए, कैसे आज वो एक सफल प्रोफेसर हैं। जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं के माध्यम से। स्वागत करते हैं अलका जी आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा मैम, अब फिर से इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी, जैसा कि हमने अभी तक जाना कि हर प्रकार के जीवन के अंदर जो भी आपने कार्य किया, आपको समय लगा सक्सेस होने में, परंतु आपने उसको पार करके आगे अपने जीवन को एक स्तंभ पूरा पक्का करके अपने जीवन की नई सक्सेस को हासिल किया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप जिस पोस्ट पर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे आज हम हैं, वहाँ पर आप कैसे पहुँची? मैंने अपनी चैलेंजेस बताए आपको पहले, अपनी पढ़ाई लिखाई शुरुआत से लेके मास्टर्स तक। अभी मैं जो PhD भी मेरी सबमिट नहीं हुई है, करनी है, तो वो सारे चैलेंजेस मैंने बताए। लेकिन मैं इसको ऐसे कहूँगी कि जो भी चैलेंजेस हुए, उन चैलेंजेस में क्या ऐसी चीज़ थी जिसने हमेशा वो हौसला मेरा बनाए रखा। उसमें 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मेरे खुद के पिताजी, मेरे बायोलॉजिकल फादर, चूँकि वो इतने पॉजिटिव इंसान हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, उनकी खुद की ज़िंदगी में कितना भी बड़ा भूकंप आए, लेकिन वो आपको हमेशा ऐसा दिखाएँगे कि वो, उनका बहुत विशाल हृदय है और वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके ऊपर उफ़ तक भी नहीं होने देंगे। तो पहले तो हमेशा जब बच्चे को कुछ भी होता है तो सबसे पहले अपने पापा के पास जाता है। मम्मी के पास मैं इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मम्मी के पास मैं बहुत बचपन से आ गई थी। पहले बुआ के यहाँ, फिर मैं गुरुकुल चली गई। तो जो टेलीफ़ोनिकली कन्वर्सेशन होती थी वो पापा के साथ ही होती थी। ये हो रहा है, ये तो कुछ भी बात नहीं है। ये मतलब उनका बहुत, ये बचपन से लेके आज तक का भी उनका ये सबसे पहला डायलॉग होता है, ये तो बहुत सामान्य बात है, कुछ हुआ ही नहीं, ये कोई बात ही नहीं है सोचने की, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आप अपने माँ-बाप से ये बात सुनते हो ना कि ये कुछ है ही नहीं, तो आपका पहला आधे से ज़्यादा टेंशन तो वहीं खत्म हो जाती है। आपका आधा चैलेंज तो आपने मीट तभी कर लिया,
ठीक है ना। जो रेस्ट ऑफ द चैलेंज है उसकी हिम्मत आपको फिर मिल जाती है करने की, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली चूंकि वो काम आपको ही करना है, आपको अपनी मानसिक स्थिति को ठीक रखना है, आपको अपनी शारीरिक स्थिति को ठीक रखना है, जो सामाजिक आपका ये दायरा है, जो बंधन है, जो लोगों से आप बात कर रहे हो, उसमें आप किस तरीके से उस चीज़ को लेके चलेंगे, ये आपकी अलग अलग तरीके की आपके सामने कुछ चुनौतियां हैं जो आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो मैं ये कहूँगी कि जो सबसे बड़ा जो सेकंड सेकंड नंबर के जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है मेरी ज़िंदगी की, वो है पितामह पत्री जी, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी, जिनसे मैं सबसे पहले मिली 2009 में, और वो मेरा ग्रेजुएशन का टाइम पीरियड था। और हम ग्रेजुएशन से सबसे जब मैंने मेडिटेशन सीखा अक्टूबर 2009 में, तो दिसंबर में हम गए थे हैदराबाद, श्रीशैलम। वहाँ पे ध्यान का एक शिविर जैसा लगा हुआ था 1 हफ्ते का, और पहली बार पितामह पत्री से मिलने का मौका मिला। उस समय पे ही इज़ लाइक काइंड ऑफ ग्रैंडफादर टाइप ऑफ फीलिंग, कोई गुरु, कोई बहुत बड़ा महात्मा, महर्षि, ऐसा सब फीलिंग नहीं आया। क्योंकि सर का था ना, सर अपने आप को इतना सिंपल रखते थे, इतना सिंपल रखते थे ना, कि ऐसा नहीं लगा कि मतलब जैसे हमें कह के लाया गया था कि आपको एक इतने बड़े मिराकुलस मैन से मिलाने जा रहे हैं, इतना है, वैसा हुआ नहीं। मतलब उसमें एक तो छोटे भी बहुत थे, मतलब 16-17 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा नहीं कि अच्छा ये वास्तविकता में है ऐसा कुछ, और बहुत ही सामान्य लगा सर के साथ मिलके। लेकिन वहाँ से आने के बाद में ना, श्रीशैलम से आने के बाद में मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज, एनर्जी वाइज बहुत चेंज हुआ मेरी लाइफ में। और मैंने ये चीज़ महसूस करी कि मेरी फिजिकल अगर कुछ चैलेंजेस उस समय पे मेरी ग्रेजुएशन के टाइम पे चल रहे थे, तो वो चीज़ें ओवरकम होनी स्टार्ट हुई। तो मुझे लगा कि ये जो भी तरीका सिखा रहे हैं, जिसको ये ध्यान कह रहे हैं, आनापानासति ध्यान कह रहे हैं, ये कुछ तो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये करनी है। क्योंकि इसके करने से मेरा पहला तो स्टोन का पेन ठीक हुआ, फिर मेरा स्टोन ही ठीक हो गया, मैंने अपना खुद का क्वेश्चन पेपर ध्यान में देखा, ठीक है, तो कुछ तो भी एक अद्भुत हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है बस करना है ये। और मेरे लिए इसको, मेडिटेशन को करना इसलिए बेहद आसान था, चूँकि मैं गुरुकुल की स्टूडेंट हूँ, हम वहाँ पे योगासन करते थे, और योगासन में जो शव आसन है ना, वो काफ़ी हद तक जो है मेडिटेशन के साथ में मतलब सिमिलैरिटी रखता है। तो मेरे लिए आसान था, मेडिटेशन करना बहुत आसान था कि हाँ चलो ठीक है ये चीज़ करते हैं। तो जब जब चुनौतियाँ आई हैं, अगर एक चीज़ ने आपको खुद के साथ बांध के रखा है, आपको बिखरने नहीं दिया है, वो है ध्यान। सारा श्रेय सब कुछ मैं ध्यान को दूंगी, लेकिन इस ध्यान को मेरी ज़िंदगी में उतारने के लिए बहुत सारे लोगों को श्रेय जाता है। तो ये थर्ड जो मेरा क्रेडिट जाता है वो रामाराजू सर, शंपा मुखर्जी मैम, और सबसे बड़ा पितामह पत्री जी को। वो ये ऑर्गेनाइजेशन ना खड़ा करते, वो सबको ध्यान ना सिखाते, तो शायद पीवी रामाराजू सर हमें ध्यान ना सिखाते। तो ये भी बहुत बड़ा जो श्रेय गया, जिन्होंने हर सिचुएशन में, आप कुछ भी हो, इधर से उधर, अल्टीमेटली आप खुद के साथ हो। आप एक वही अजर अमर आत्मा है, आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, आप भूल चुके हो अपने आप को कि आप क्या हैं। ये सिखाने वाले पितामह पत्री जी हैं, जिन्होंने आपका दोस्त बन के, आपका आपके ग्रैंडफादर बन के आपका आपके आपको हर रिलेशन में आपको सिखाया है। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि वो बड़े से सिंहासन पे एक गुरु की तरह बैठे हैं और लोग आ रहे हैं और फिर हर किसी व्यक्ति को टाइम मिल रहा है मिलने का, नहीं। वो सबके बीच में सबके जैसे थे। हम बच्चे थे तो वो हमारे साथ बच्चे जैसे थे, हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे साथ थोड़े से बड़े हो गए, वैसा व्यवहार किया। उन्होंने हर जैसा व्यवहार किया, और ये उनकी सादगी ने इतना ज़्यादा सिखाया ना, इतना मजबूत किया ना, कि जो सिचुएशन आपको मिली है ना, बिखरना नहीं है। आप झुकोगे लेकिन टूटना नहीं है, और अगर आप टूट भी गए तो इस कदर खड़े हो ना कि अगर आपका एक बीज भी नीचे छुआ तो वो दोबारा वृक्ष बन के तैयार हो। तो ये हालांकि विवेकानंद जी की बहुत अच्छी कोटेशन है, बट इसको मैंने अपनी जिंदगी में जिया है, ये हुआ है, हूबहू ऐसा हुआ है। सो मेरा श्रेय सबसे ज्यादा ध्यान को जाएगा, मेडिटेशन को, PSSM ऑर्गेनाइजेशन को। तो अलका जी, आपका कहने का असली मतलब ये है कि जीवन में चाहे जितने भी फेल्योर्स आए, जितनी भी कठिनाई आए, हम बहुत आसानी से ध्यान के मार्ग से अपने आप को समझ के कि मैं कौन हूँ और सब कुछ सीख सकते हैं।
उसी कारण से आज आप एक सक्सेसफुल प्रोफेसर के रूप में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं। अभी हम आपसे जानना चाहते हैं अलका जी कि जैसे आपने गुरुकुल में ग्रंथ पढ़े, ऐसे ही पीएसएसएम के अंदर बुक्स का पढ़ने का एक बहुत बड़ा महत्व है, स्वाध्याय। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पहले मैंने पीएसएसएम के माध्यम से रेफ़र की गई जो मैंने बुक पढ़ी थी, उसका नाम था जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, जिसका हिंदी रूपांतरण किया था हमारे साथ वाले कॉलेज में एक प्रिंसिपल मैडम थी, प्रिंसिपल संतोष कालरा जी। उन्होंने उनका हिंदी अनुवाद किया था और वो पुस्तक मेरी ज़िंदगी में कब आई, जब हम 2009-10 के टाइम पे हम साउथ इंडिया जा रहे थे पत्री जी के एक प्रोग्राम में। तो उस टाइम पे उस बुक का वहाँ पे विमोचन होना था। तो हम नॉर्थ इंडिया से बहुत सारी मतलब मोर देन 200 कॉपीज़ वो लेके गए थे वहाँ पे। तो मैंने ट्रेन में सबसे पहली बुक ये पढ़ी और एक पक्षी के बारे में कहानी है, आपने पढ़ी होगी बुक। लेकिन वो इतनी ज़्यादा मतलब आपको मोटिवेट कर देगी, इतनी तो सबसे बड़ा जो एक मोटिवेशन मिला कि आपकी ज़िंदगी में कितने ही भी चैलेंजेस आ जाएँ, कितने भी फेलियर हो जाएँ, लेकिन अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग है कि नहीं करके ही दिखाना है, तो फिर वो अंततः आपको सफलता मिलेगी। ये मेरी सबसे पहली सीख मेरी सबसे पहली पुस्तक से थी, जबकि उस टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ एज़ सच बड़ा चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली, फिज़िकली नहीं था। पर फिर भी मुझे लगा कि हाँ, एक चीज़ थी, चूँकि मैं हिंदी मीडियम से आई थी, कि हाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम मेहनत करते रहे तो तुम इनके बीच में भी टॉप करोगे। और यही कारण था कि मैंने ग्रेजुएशन में अपने हॉस्टल में तो खैर टॉप दुनिया कर ले कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं मानी, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और मेरा यूनिवर्सिटी में भी रैंक था और मुझे मेडल भी मिला था इस चीज़ के लिए। तो ये कहीं न कहीं उस बुक से मोटिवेशन मेरे अंदर बैठी। उसके अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, ठीक है। मैंने आत्मयोगी भव पढ़ी, मैंने वाक क्षेत्र पढ़ी, मैंने पत्री जी के साथ में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने पढ़ी। कुछ बुक्स मैंने एक जब मेरी ज़िंदगी का हादसा हुआ, मेरा भाई गया, कुछ बुक्स मैंने तब पढ़ी और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया और बहुत ज़्यादा सिचुएशन से निकाला, जिसकी मैं 3 बुक्स को मैं मेनली यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। एक बुक है जीवात्मा जगत के नियम, ठीक है, खुर्शीद भावनगरी जी की बुक है। दूसरा हमारे पास में है एक आत्मा की यात्रा और तीसरी बुक है हमारे पास में हेलो फ्रॉम हेवन, ठीक है। तो ये अपने आप में एक ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। अभी भी मैं वर्तमान में मैंने योर सोल्स प्लान, योर सोल्स गिफ्ट बुक जो है कंप्लीट की है और बाकी जो हमारी छोटी बुक्स हैं जो वन डे में कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे वो थॉट पावर हो स्वामी शिवानंदा या फिर मैंने डॉक्टर ब्रेन वाइसेस को बहुत ज़्यादा पढ़ा है मैंने, ठीक है। उनकी मैंने मोस्टली सारी ही बुक्स पढ़ी है मैंने। तो बुक्स का पढ़ने का जो मेरे अंदर आया वो पीएसएसएम से आया। और सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, अच्छा मैंने जब मेडिटेशन स्टार्ट किया था ना, तो मेरे फ्रेंड्स भी अलग-अलग जगह कुछ-कुछ कर रहे थे। कोई आर्ट ऑफ लिविंग से मेडिटेशन सीख रहा था, कोई ब्रह्म कुमारी से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी भी ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं। मेरी मदर तो बहुत ज़्यादा ब्रह्म कुमारी वाली मेडिटेशन करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका डिस्कोर्स सुनती हैं। और कुछ मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सत्य साई धाम, अलग-अलग जगह का मेडिटेशन फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे तब महसूस हो गई थी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सफ़र में, कि एकमात्र इकलौता अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पीएसएसएम है, जो ये कहता है, मतलब वो हमारे गुरुजी हैं पितामह पत्री जी, जो ये कह रहे हैं कि आप सबको पढ़ो, आप सबको पढ़ो, सबके अनुभव से ही आप सीखते हैं। ये चीज़ हुई क्योंकि मेरी पहली बुक थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। उससे मैंने ये मोटिवेशन लिया कि आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आए, अगर आप अडिग हैं, आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 100% कामयाब होंगे। क्योंकि पितामह पत्री जी का 3 प्रिंसिपल थे, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, ठीक है। आपको ध्यान करना है, सत्संग करना है, शेयरिंग करनी है, स्वाध्याय करना है, सो दैट कि आपको पता लगे कि आपका स्टेज क्या है, आप किस लेवल पे हो। और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो सिर्फ अपनी बुक्स को एम्फसाइज़ करते थे कि यही पढ़ना है, इतना ही करना है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती रही मतलब किताबों की, और बहुत कुछ जानने को मिला। पीएसएसएम की एक खूबसूरत जो उसका हम जिसको गुण कह सकते हैं या श्रृंगार जो अलग-अलग रूप से होता है, तो सबसे बड़ा यही है कि आप सबको सुनिए, सबको पढ़िए, अपने अनुभव करिए, उसके बाद अपनी एक किताब लिखिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अलका जी, अभी तक
का जो हमने आपके जीवन को समझा, आप ध्यान भी बहुत कर रही है और ध्यान प्रचार भी कर रही हैं। जिस दिन से आपको बेनिफिट हुआ कि आपने ध्यान किया, अपनी बीमारी ध्यान से ठीक करी, आपने औरों को भी ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि और अनुभव आपके पति जी के साथ क्या-क्या थे? आपने किस प्रकार से और प्रचार किया? तो कहानी फिर से ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है, जो कि वो मेरा टाइम पीरियड था जब मैं पत्री जी से मिली थी। सो जब हम 2009 में हम श्रीशैलम गए, तो फिर उसके बाद में उस टाइम पे कुछ पोस्ट्स निकली थी पीएसएसएम में, और एक पोस्ट थी वहाँ पे, अभी तो हम पिरामिड यंग मास्टर एसोसिएशन बोलते थे, उस समय वहाँ पे थी पाइमा, ठीक है, विच इज पाइमा प्रेसिडेंट, पिरामिड यंग मास्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। आपको स्टेट वाइज, सिटी वाइज आपको एक खिताब मिला है। तो रामराजू सर ने मुझे बोला कि तुम चंडीगढ़ की पाइमा प्रेसिडेंट हो, क्योंकि हम पहले पाइमा प्रेसिडेंट प्रदीप सर से मिले थे हैदराबाद में, और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा का पूरा इवेंट मैनेज किया था। तो मैंने सर से पूछा कि करना क्या होगा, तो उन्होंने बोला जो आपने सीखा है और जो आपको अच्छा लगा बस वो आपको लोगों को बताना है जाके। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे दो एक तरीके से गुरु थे, स्पिरिचुअल गुरु, जो हमें पूरा गाइड कर रहे थे इस पूरी की पूरी जर्नी में चंडीगढ़ में। वो थे रामराजू सर और शंपा मैम, शंपा मुखर्जी मैम। तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, तो सबसे पहला मैंने अपने खुद की कॉलेज से शुरुआत करी। तो पहला इवेंट सर का कॉलेज में ऑर्गेनाइज करवाया, बहुत बड़ा इवेंट। फिर हमने अलग अलग जगह जाके, मतलब कभी एक, उसकी सेकेंड इवेंट हमने कैनरा बैंक में करवाया था। तो अलग अलग जगह जाके, चंडीगढ़ में बहुत जगह जगह जाके हमने इवेंट्स करवाए। लेकिन इसका मैं सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट आपको बताती हूँ कि जब हम इवेंट कराते थे ना, उस टाइम पे हमारे पास में प्रचार प्रसार का मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बहुत कम होता था, पैसा भी नहीं था ऑर्गेनाइजेशन के पास, लोग दान करने को तैयार नहीं थे। और हम तो खुद माँ बाप के पैसों पे चलने वाले बच्चे हैं हमें तो वैसे लिमिटेड मिल रहा है पैसा। तो हम क्या करते थे ना, हम जब पैम्पलेट में, मतलब सबको मैं पैम्पलेट्स देना देती, और मैंने अलॉन्ग विद माई फ्रेंड मनी गुलाटी, अभी वो कनाडा में, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने क्या किया था ना कि हमने सेक्टर वाइज मार्केट कवर की थी। हमने ये तक बोला था आप प्लीज वहां पे आना, हमारा प्रोग्राम है, इतनी सी देर के लिए आना, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के सब एक एक व्यक्ति को। अगर किसी ने हमारा पैम्पलेट फेंक दिया ना, तो इनिशियली हमने गुस्सा किया उन पे। फिर हमें शंपा मैम ने और रामराजू सर ने कहा कि गुस्सा नहीं करके आना है, ठीक है ना। तो हमें लगा अब सेकंड स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अगर गुस्सा नहीं करे तो क्या करे। तो सेकंड टाइम हमने वेट करते कि देखते हैं कौन हमारा पैम्पलेट फेंकेगा, कौन पड़ेगा। तो जो फेंकता था ना, हम उठा के लाते थे, हम प्रेस करते थे उस पर, ठीक है, ताकि वो दोबारा से बांटने के काम आए। इतना हमने रिसोर्सेज को बहुत वैल्यू किया उस टाइम पे। और मुझे एक बहुत फन इंसिडेंट याद आ रहा है, क्योंकि शंपा मुखर्जी मैम बहुत बार अपने एक्सपीरियंसेस में उन्होंने कोट किया है इसको, और क्योंकि ये मुझसे रिलेटेड है तो मैं बताना चाहूँगी। एक बार हम चंडीगढ़ में रोज़ गार्डन में मेडिटेशन सिखा रहे थे। हम भी बहुत नए बच्चे थे और ये हमने थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन सीखा था। तो हमने वहाँ पे कुछ, जैसे रोज़ गार्डन में फैमिलीज आती हैं, काइंड ऑफ पिकनिक स्पॉट है, तो अदर अलग अलग जगह पे बैठी हुई हैं। तो हमने एक आंटी को बोला कि आंटी पता है अगर आप ध्यान करोगे ना तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी। तो उसने ऐसा बोला, थर्ड आई? यार मैं तो बहुत अगली लगूंगी। नहीं 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 करना है, ध्यान नहीं करना है। सो क्योंकि जो ये कंसेप्ट्स इतने नए थे उस टाइम पे ना, और ये बहुत हाई फाई टर्मोलॉजी थी, क्योंकि मीनिंग भी उतना इन डेप्थ हमें भी नहीं पता था। बस इतना था कि ध्यान कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ध्यान सिखा रहे हैं, कुछ भी बॉडी में पेन हो रहा है तो पता है कि ऐसे आंख बंद करो, विजुअलाइज करो, एनर्जी विजुअलाइज करो, वो वहां से पेन ठीक हो जाएगा। और वास्तविकता में हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी स्कैटर्ड नहीं थी, बहुत फोकस्ड और कंसंट्रेटेड एनर्जी थी। आप जहां चैनलाइज करोगे वहां पे हो जाएगी। तो मजा आ रहा था। तो ऐसे करके पहला प्रचार, मतलब चंडीगढ़ में मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रसार किया बीइंग ए स्टूडेंट। फिर जब मैं दिल्ली आई तो दिल्ली का मेरा पहले 5 साल तो कम्प्लीटली यूपीएससी को गए, बहुत ही डेडिकेटेड ज़िंदगी फॉर यूपीएससी। उसमें मैंने ध्यान किया और मैंने ध्यान की क्लासेस अटेंड की, क्योंकि मैं दिल्ली में बहुत नई थी, दिल्ली के मास्टर्स मेरे लिए बहुत नए थे, यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलना, सीखना चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सिखाना, मतलब मैं कहूँगी अब से 7 साल पहले सिखाना स्टार्ट किया। इनिशियली जो टाइम पीरियड था वो सीखने में ज़्यादा था कि यहाँ की सारी चीज़ें। और फिर जब मैंने 2016 कॉलेज ज्वाइन किया, फिर मैंने कॉलेज में बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई, पीएसएसएम की बहुत सारे मास्टर्स कॉलेज में, आई थिंक एक एक साल में 2-2 वर्कशॉप हुई हैं लगातार।
और मेरा खुद का भी डेली, ये तो एक ग्रैंड वर्कशॉप के रूप में मैं कहूँगी इन लोगों का जो हुआ है जो पीएसएसएम से मास्टर्स गए, पर मैं डेली बेसिस पे मेडिटेशन कराती थी बच्चों को, डेली 5 मिनट्स। और मैंने पर्सनली ये चीज़ देखी है कि बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर मेडिटेशन उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो मतलब बहुत क्लैरिटी है बच्चों को अभी अपनी चीज़ों को लेके। तो अभी तक ये चल रहा है और हमेशा चलेगा जब तक ये ज़िंदगी है। हाँ, अलका जी, जैसा कि आप बता रही हैं, शुरू से ही अभी आप ग्रेजुएशन में भी थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, फिर भी जैसे आपके जीवन में ध्यान आया और आपने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। और अब भी जहाँ पे आप टेम्परेरी काम कर रही थी कॉलेजेस में, वहाँ पे भी आपने बच्चों को ध्यान सिखाया। तो आज आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रही हैं, तो क्या आज भी आपका वो अनुभव वहाँ पर काम आ रहा है, सक्सेसफुल है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा, चूँकि यहाँ पे मुझे भी 1 ही साल हुआ है कॉलेज में, तो पहले कुछ महीने तो क्योंकि कॉलेज बिल्कुल नया था, चीज़ें समझने में, वहाँ का माहौल, हर कॉलेज के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको समझने में पूरा कुछ 5-6 मंथ्स लगे। लेटर ऑन, मतलब इसको मैं ऐसे कहूँगी, एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो जो पहला सेमेस्टर गया व्हिच इज़ लाइक अगस्त से लेके दिसंबर तक का, वो थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को समझने में, सीखने में, एडजस्ट करने में उनमें गया, व्हिच वो रूटीन वर्क रहा कॉलेज में तो मेरा। लेकिन जो मेरा पर्सनल स्पेस था वहाँ पे मैं मेडिटेशन सिखा रही थी। लेकिन अभी जब ये वाला सेमेस्टर बीता, जनवरी वाला, जनवरी से लेके आपके बाद में फिर सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे फिर दोबारा बच्चों को मेडिटेशन सिखाना, पहले बच्चों को पूरा बैकग्राउंड बताया क्या है मेडिटेशन, क्यों करना चाहिए। और आई डिडंट यूज अ टर्म कॉल्ड मेडिटेशन, मैंने उसको बेसिकली उसको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉन्शियस हीलिंग, ट्रांसेंडेंटल ब्रीदिंग, आई यूज दोज वर्ड्स, और मैंने बताया कि इनके क्या मीनिंग है और क्या ये आपकी ज़िंदगी में अनुभव दे सकते हैं। और फिर हमने अलग अलग, चूँकि मेरे पास में अभी 5 सेक्शंस थे अलग अलग क्लासेस के, तो वहाँ पे मैं और वीक में एटलीस्ट आप एक सेक्शन को 2 या 3 दिन मिल रहे हो, ठीक है? तो वो उन्हीं डेज़ में हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करवाया गया बच्चों को, और उनको खुद बहुत अच्छा लगा, उनके खुद के अनुभव बहुत अच्छे हैं करने के लिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो मेरा पुराना कॉलेज था, चूँकि वो इवनिंग कॉलेज था, तो वहाँ पे एक्टिविटीज़, कॉलेज एक्टिविटीज़ कम थी बच्चों के पास में, वो बहुत इन्वॉल्व्ड उतना नहीं हो पाते थे, चूँकि हमारा कॉलेज शुरू होता था 3 बजे और वो मैक्स 8 बजे तक ही चल सकता था। टाइमिंग से 9 बजे तक थे, पर बच्चे नहीं रुकते थे, ठीक है? ये मॉर्निंग कॉलेज है, ये 9 बजे से शुरू होता है, ये 5-6 बजे तक चलता है, और यहाँ पे एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी मैं वर्तमान में ये चाह रही हूँ कि जो हमारा मेडिटेशन का ऐड ऑन कोर्सेज़ हैं, वो बच्चों के लिए कॉलेज में हो, बट अभी प्रिंसिपल मैम से परमिशन लेनी है। हालाँकि मैम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत पॉजिटिव हैं, उनका हमेशा एक ये रहता है कि कॉलेज में अच्छी चीज़ें हों, कुछ ऐड ऑन हो, मतलब कुछ नई चीज़ें यहाँ पे आएँ और जिसका बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निकल के आए। तो मेरी खुद की ये है कि इस अब जो हमारा अपकमिंग सेमेस्टर है एकेडमिक ईयर, जो कि जुलाई 22 से शुरू हो रहा है, कि हम लोग एक ऐड ऑन कोर्स करवाएँगे और पूरा 30 डेज़ का, और उसमें पूरे बाकायदा मॉड्यूल्स के साथ में बच्चों को, ताकि उनको एक बेनिफिट हो। फिर जो हमारे पास में एक फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से हम लेवल 1, 2, 3 एंड सो ऑन विल कंटिन्यू लाइक दैट। अलका जी, जैसा कि आपका एक ड्रीम था आईएएस बनने का, और उसमें भी आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहती थी, और अब आपने ये गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर चुके हैं आप और कर रहे हैं उसके बाद। अब आपको क्या लगता है कि जो आपका वहाँ ड्रीम था, उस ड्रीम को आप यहाँ पूरा कर पाएंगी? हाँ, ड्रीम तो मैं उस जिस वजह से मैं आईएएस बनना चाहती थी, उसको मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे पूरा कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको हर चीज़, कायनात बहुत सोच समझ के देता है। आपकी समझ भी परे होती हैं चीज़ें, कि आपके लिए, क्योंकि हम अपने लिए क्या जन्म से पहले सोच के आए, हमें क्या करना है, वो यहाँ पे आके हम भूल जाते हैं। इतनी मोह माया, इतनी चीज़ें हमारे ऊपर हावी होती हैं कि एक्चुअली जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी मूल चेतना, उसका स्वरूप, उससे हम बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ की चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे आईएएस बनना है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मुझे कभी-कभी अभी भी लगता है कि शायद एक बार आईएएस की तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपको ना, मतलब बहुत ऐसा दिखाता है। तो वो कई बार जब आप विष्णु पुराण में कहते हैं कि माया आपके ऊपर हावी हो जाती है, तो जब मुझ पे माया हावी होती है, तो जो मुझे लगता है मेरे पास पावर होनी चाहिए, तो मुझे कई बार लगता है वापसी। लेकिन
अगर मैं इस चीज़ को कहूँ ऐसे कि जिस हिसाब से मुझे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना था, मेरा वही मकसद था उस एरिया में जाने का। मुझे अनाथ आश्रम बनाने थे, मतलब मेरा पूरा का पूरा बेसिकली एम्फसाइज़ था कि मैं महिलाओं को इस लेवल तक शिक्षित करूँ कि जितना उनका जो भी शोषण हो रहा है, वो ना हो, एटलीस्ट उनको अपने राइट्स पता हों और उनके लिए कोई ऐसी एक दमदार औरत उनके साथ में खड़ी हो। तो जब मेरा यहाँ पे परमानेंट हुआ जिस कॉलेज में, ये एक महिला कॉलेज है। इनिशियल तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कॉलेज, मतलब चूँकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहाँ पे मेरा हो जाएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं था कि इस कॉलेज में मेरा परमानेंट हो जाएगा, ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उससे प्रीवियस एक कॉलेज था व्हिच वाज़ कोएड, उससे प्रीवियस भी कोएड था और उसके नेक्स्ट भी कोएड ही होने वाला था जिसमें मैं इंटरव्यू देने वाली थी। मुझे था संभवतः इनमें कहीं तो भी होना है। लेकिन जब वो हुआ ना, तो पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चली गई मेरी ज़िंदगी की। पहली चीज़ तो ये कि जब मैंने दिल्ली की जर्नी स्टार्ट की थी 2013 में, तो 2014 में हम लोग मेंस की कोचिंग ले रहे थे, नहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे थे। मैं और जयवर्धन, डॉक्टर एस रंजन और एक शिवा, ठीक है, भिक्षापति, हरीश वेलाड़ी, ठीक है, प्रियंका, मतलब हमारा एक ग्रुप था। और हम लोग, आई रिमेंबर कि इनमें से कुछ फ्रेंड्स हम पढ़ते थे ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो जानकी देवी कॉलेज है जहाँ पे मैं परमानेंट हूँ। मेरी कॉलेज की जो लोकेशन है वो वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने दिल्ली की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो जब हम पढ़ते थे तो मैं ये बोलती थी, ये कॉलेज बड़ा सुंदर है, कितना खूबसूरत है। वास्तविकता में हमारा कॉलेज बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है, सो मच ग्रीनरी, बड़ा सुंदर कॉलेज है। तो मैं ऐसे बोलती थी कि अगर मैं अफसर ना बनी ना, तो मैं प्रोफेसर बनूंगी और इस कॉलेज में बनूंगी, मतलब ऐसा मैं बोलती थी, मतलब। तो ये सब हँसते थे। हम गंगाराम हॉस्पिटल के सामने कॉफ़ी मिलती थी, हम कॉफ़ी मग में अपनी-अपनी कॉफ़ी भरवाते थे और हम लेट तक पढ़ते थे। और फिर मैं ऐसे चक्कर काटते हुए बोलती थी कि अगर मैं अफ़सर नहीं बनी तो मैं प्रोफ़ेसर बनूँगी और यहाँ पे बनूँगी। ये मैंने उस समय, मतलब 10 साल पहले मैंने ऐसे बोला एंड 23 में ये चीज़ मैनिफेस्ट हुई, ठीक है? तो मैं एकदम फ्लैशबैक में चली गई कि मैंने क्या बोला था और ये वास्तविकता में ऐसे हो गया। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग कॉलेज में भी चले गए थे अंदर। हमें पता नहीं था कि महिला कॉलेज है, तो बाद में हमें भगा दिया था गेट के, बाहर जाओ यहाँ से, ठीक है? उस टाइम पे। सो एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ हुई कि अच्छा, जो आपने उस समय जाने-अनजाने में बोला वो मैनिफेस्ट हुआ, ठीक है? कहते हैं कई बार आपकी ज़ुबान पे सरस्वती बैठी होती है, तो वो बिल्कुल एकदम फलीभूत हुआ, वैसा मिला। दूसरा, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि तुमने बहुत ऐसा बीड़ा उठाया था कि तुम्हें महिलाओं के लिए काम करना है। ये परफेक्ट एज ग्रुप है। 12वीं के बाद बच्चा आपके पास आ रहा है कॉलेज में। सबसे बड़ा जो चीज़ इस समय पे मैं देख रही हूँ, बच्चों को हद से ज़्यादा इनर चाइल्ड ट्रॉमा है। वो बहुत डिप्रेशन में हैं, उनको उनके घर वाले सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि घर वालों के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को सुनने का, क्योंकि पेरेंट्स आर वर्किंग, ठीक है? वो पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। जो एक चीज़ उनको चाहिए कि वो किस तरीके से उनको मजबूत बना सकती हैं। जो अगर हम सशक्त भारत की बात करते हैं, तो सशक्त महिलाकरण की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? महिला सशक्तिकरण, अगर हमारे माननीय मोदी जी का अगर वो है तो सशक्तिकरण ये है कि आप सामने वाले को इतनी ताकत दे दो और उसको बताओ ताकत आपके अंदर ही है, बस आपको पहचाननी है वो चीज़। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप पहले तो उनको डेली बेस का एक एक्सरसाइज दो, जो कि ध्यान है। आप खुद करें, खुद स्वयं को जानें, खुद अनुभव करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने अनुभव किया इतना अच्छा है। आप स्वयं जानें कि क्या है, आप खुद अनुभव करेंगे। दूसरा, फिर उस पे आप सिलसिलेवार अलग-अलग चीज़ें, ऐसी गतिविधियाँ कराएँ कि वो उस चीज़ से इतनी मजबूत होके निकले कि जो ऐसा दिखाया जाता है कि महिला एक अबला है, अबला नहीं सबला है। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने। आप अपने आप में इतनी सशक्त हैं कि आप जो चाहें ज़िंदगी में वो कर सकती हैं, ठीक है? दिस इज़ हाउ, मतलब मैंने इस चीज़ को ऐसे रिलेट किया और इस पे मैं बहुत मजबूती से काम, जब तक ईश्वरीय योजना से मेरा यहाँ पे लिखा है रहना, मैं बहुत मजबूती से इस पे काम करूँगी। बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जो सोच है, इंडिविजुअल को तैयार करना और उसको रियलाइज़ करना कि आप ही गॉड हो, आपके पास सभी शक्तियाँ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी अलका जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ध्यान किया, इतना आप ध्यान कर रही हैं और ध्यान में आपके अलग-अलग तरीके के अनुभव ज़रूर हुए होंगे, तो हम आपके उन अनुभवों को जानना चाहते हैं। कभी आपके जीवन में आपने अपनी कोई पास्ट लाइफ देखी? आपने मेरे से 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक मेरे ध्यान के अनुभव, एक मेरा पास्ट लाइफ का अनुभव, ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस को मैं दोनों सेगमेंट में आंसर करूँगी।
पहला तो मेरे ध्यान के अनुभव, जो सबसे पहला मुझे अनुभव हुआ था ध्यान में, वो फिर से मेरी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मदर बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, और उसके बावजूद भी वो हमारे घर में, जो कि मेरा अपना घर है, वहाँ पे उनको वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं समहाउ, मतलब एक परिवार में, खासकर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि मतलब मेरी मदर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ताई चाची के अलावा, तो उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत एक्सप्लॉइटेशन का कहा जाता है, लेकिन वो इतनी पूजा पाठ वाली लेडी है, फिर भी उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा ही, दैट वाज माय क्वेश्चन। तो मैं मतलब रात को मेडिटेशन में बैठी हुई हूँ, और मेडिटेशन में ये अनुभव होता है कि एक मतलब एक बड़ी खूबसूरत सी नदी है, और नदी में ना मतलब बहुत बड़े बड़े स्नेक्स हैं, बहुत मतलब काइंड ऑफ एनाकोंडा, बहुत मोटे मोटे, और कोई मुझे दो जने उस पर चला के लेके जा रहे हैं। पानी बहुत ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ नदी की सब चीज़ दिख रही है, फूल पत्तियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे स्टोन, सब चीज़ें मुझे आज भी वो बहुत अच्छे से, मुझे इवन द कलर्स ऑफ द पेटल्स फ्लावर्स की क्या मुझे बहुत अच्छे से याद है फिलहाल भी, और स्नेक्स की स्किन कैसे थी मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो मैं उसके ऊपर चल के मैं जा रही हूँ, और फिर मैं एक मतलब बहुत ऐसे एक डोम शेप का एक होता है, एक काइंड ऑफ पहाड़ी, वहाँ पे जो है लॉर्ड शिवा तांडव कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देखे जा रही हूँ, देखे जा रही हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आज लॉर्ड शिवा को देख रही हूँ, मतलब ये हमने सुना है, मतलब कि मैं देख पा रही हूँ, मैं बहुत खुश, बहुत खुश। और फिर वो लॉर्ड शिवा क्या करते हैं, एक ऐसे ऊपर से बेल आती है, एक एक पौधे की एक बेल सी लटकी होती है, उस बेल को पकड़ के वो कृष्ण भगवान में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं उनसे कृष्ण भगवान में जाते हैं, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको तो मेरी मम्मी बहुत मानती है, अब मुझे ये बताओ कि जो मेरी मम्मी के साथ सब कुछ हो रहा है, क्या आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो? आप ही हो ना उसके भगवान, वो तो आपको ही पूछती है, हर बृहस्पतिवार का व्रत रखती है, हर स्वामी नारायण की कथा तो आप ही हो सब रूप में, आप मुझे बताओ मेरी मम्मी के साथ आप ऐसे क्यों कर रहे हो? एंड ये मेरे लिटरल क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला शब्द, ये लाइन्स थी, परीक्षा उन्हीं की होती है जो देने लायक होते हैं, और उत्तीर्ण भी वही होते हैं जो सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हैं। तो ये वर्डिंग्स मैंने लिखी थी, ये 2011 की बात है, और ये मुझे इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था, ये अब मैं इतने अच्छे से इतनी सहजता से कह पा रही हूँ। ये मैंने रामराजू सर को बताई थी बात कि सर मुझे ऐसा ऐसा दिखाई दिया है, और फिर सर ने इसका मीनिंग मुझे जो है समझाया था, ठीक है। ये मेरा पहला अनुभव था, पहला मतलब जब जब आप बंद आंखों से कुछ देख रहे हो, ये मेरा पहला अनुभव था। उसके बाद में अनुभव तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन मैं दो मेन अनुभव और इस कड़ी में जोड़ना चाहूँगी। वो ये कि जब मेरे भाई ने अपना शरीर छोड़ा था 2021 में, तो मेरे भाई के शरीर छोड़ने के 1 हफ्ते पहले मुझे एक ध्यान में, क्योंकि मैंने उस समय बताया था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी कि 2021 अटेम्प्ट निकालना है, तो हम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते थे, हम ग्रुप मेडिटेशन करते थे ऑनलाइन सारे, एक टाइम पे एक एडवांस म्यूजिक लगा के। तो हम मेडिटेशन में बैठे हुए थे रात को, सारे के सारे फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा अनुभव आता है कि जो डीएलएन शास्त्री सर है वो है, और अमूल्या है साथ में, वो मुझे कह रहे कि तुम्हें ना चलो तुम्हारे खेत में किसी से मिलवाते हैं, एक बहुत ही पवित्र आत्मा का यहाँ पे वास है। तो मैंने बोला मेरा खेत है, मुझे पता है यहाँ पे कोई नहीं आता, मेरा ही भाई आता है कभी कभी, उनके साथ में जो घास काटने के लिए आते हैं उनके साथ मेरा भाई आता है, भैंसों के लिए चारा ले जाने, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो मैंने कहा तुम ही चले जाओ। तो अमूल्या मेरा हाथ पकड़ती कि नहीं नहीं, मतलब आगे चलो, ठीक है, तुम्हें किससे मिलवाना है, ठीक है। और जब हम वहाँ पे गए तीनों जने, मैं, डीएलएन शास्त्री सर, अमूल्या, हमने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था, मतलब पूरा एक वो इतना दिव्य प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश, ऐसा जैसे बस आप नागमणि देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा था। वो अनुभव हो गया। उसके इमीडिएट 2 दिन के बाद में पत्री जी मेरे उसमें आते हैं अनुभव में, ध्यान के समय पे ही, कि वो हमारे घर पे गए हुए हैं, और हमारे घर पे, वो हमारे घर नहीं है, हम हमारे सामने वाले घर में बैठे हैं। और वो जो जब एक व्यक्ति अपना शरीर त्यागता है, उसकी पंचक्रिया के लिए जो जो सामान चाहिए होता है, गाय का दूध चाहिए होता है, ये मीठा चावल, वो सब चीज़ें मुझसे मंगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें लानी है। पर ये सारी चीज़ें मेरे घर में हैं, मैं अपने घर में से नहीं, मैं पड़ोसियों के घर से माँग-माँग के सारी चीज़ें उनको दे रही हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद में वो चलने लगते हैं, और उनका जो एक बड़ा मतलब एक ऐसा स्पेसशिप क्राफ्ट है जो, मतलब अगर मैं फ्रिक्शन मूवी देखूँ, मैंने वहाँ पे भी नहीं देखा ऐसा, ठीक है? जबकि मैं बहुत देखती हूँ।
बहुत एक रूबी डायमंड जड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत एक ऐसा स्पेसशिप काइंड ऑफ क्राफ्ट, और वो उनमें जिस रूम में मेरा भाई सोता था, क्योंकि हमारे पास ऊपर 12 रूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे गांव में, जिस रूम में मेरे भाई सोता था उसकी छत पे वो लैंड किया और पितामह बत्री जी जाने लगे। तो मैंने बोला सर मैं आपके साथ चल रही हूँ। सर ने बोला नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते, कोई तो भी जाएगा बट आप नहीं जाओगे, आप इधर ही रहो, ठीक है। और उससे अगले दिन मैंने सौरभ सर को बताया सर ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने बोला कि आप ना एक बार अमूल्या से बात करो, बिकॉज शी वाज आल्सो इन योर ड्रीम। और क्योंकि शास्त्री सर उससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, ठीक है, अप्रैल में शास्त्री सर, और ये जुलाई वाला इंसिडेंट चल रहा है, जुलाई लास्ट वीक। तो मैंने अमूल्या को फ़ोन किया कि मैं मिलने के लिए आऊँगी तुमसे। ये मैं मंडे को बात कर रही हूँ अमूल्या से, मंडे नाइट। और ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग 5 AM माई ब्रदर इज़ नो मोर। और जब मैंने बाद में ये चीज़ें रिलेट की कि शास्त्री सर का मेरे खेतों में आना, पितामह पत्री जी का, क्योंकि मैं तो पत्री जी के साथ में अपने बचपन से जुड़ी थी, कभी आज तक किसी ड्रीम में मुझे पत्री जी ने मुझे, क्योंकि हमारे उधर काला जादू ये सब चीज़ें बहुत होती है, उधर बहुत ज़्यादा करते हैं और हमारे परिवार में से भी काफ़ी लोग करते हैं। तो ऐसा हुआ कि ऐसे अनुभव मुझे हुए हैं कि किसी ने मेरी गर्दन काटी है, मुझे पहाड़ी से गिराया तो पत्री जी ने मुझे आके कैच कर लिया, ऐसे मुझे बहुत अनुभव है। लेकिन ऐसा मुझे कभी कोई अनुभव नहीं है कि पत्री जी मेरे घर आ रहे हैं। वो मेरा मतलब पहला अनुभव था। तो ये 2 चीज़ों को जब मैंने रिलेट किया ना, तो इन्होंने बिल्कुल मुझे ऐसा मतलब हिला दिया था कि कहीं न कहीं मुझे पहले ही प्रिपेयर कराया जा रहा था कि ऐसा होने वाला है। दैट वाज़ आल्सो द अनुभव। लास्ट अनुभव मैं इसमें जोड़ूँगी पास्ट लाइफ को शुरू करने से पहले, कि फिर जब मेरा भाई चला गया, तो मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपनों के माध्यम से ये भी बताया कि वो कहीं नहीं गया है, एक बात। दूसरा, वो हमेशा जैसे भी आता था सपने में, तो वो बिल्कुल हट्टा-कट्टा 5 फुट 11 इंच जैसा बिल्कुल गया है, 24 साल का लड़का बिल्कुल वैसा होता था। जैसे ही मैं उसको हग करती थी, छोटा बच्चा बन जाता था, ठीक है? तो और उसने भी मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैं कहीं नहीं हूँ, यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। तो आई आस्क्ड यू आर नॉट इन द फिजिकल बॉडी, तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं कहीं नहीं जा रहा, हो ही नहीं तुम। उसने बोला मैं सब जगह हूँ, मैं तुम्हें सारा टाइम देख सकता हूँ और अगले जन्म में तुम्हें ही माता के रूप में मैं चुनूंगा, ठीक है ना। तुम्हें जो तुम्हारी आध्यात्मिक जर्नी है इसको और ज़्यादा आगे तक लेके जाना है, जो कि अगला जन्म मेरा एक बुद्धत्व के तरीके से रहेगा और तुम्हें इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है, तुम्हें बस प्रिपेयर किया जा रहा है, ये तुम्हारी एक प्रिपरेटरी फेज है। ये मेरे कुछ, मैं इसको कहूँगी कि एक बहुत ही अलग तरीके के अनुभव मेरे रहे हैं। ऑल्दो क्वेश्चन पेपर देखना ध्यान में, ये बहुत मैं नॉर्मल कहूँगी इनके सामने। जहाँ तक रहा पास्ट लाइफ का सवाल, तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ कुछ PSSM के मास्टर्स के साथ में भी देखी हैं, कुछ मैंने अपनी पास्ट लाइफ अलग से खुद से भी, कि मैं कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेट्स मुझ में इस जन्म में आए हैं। जैसे कि मुझे बचपन से ही ढोल की बहुत अच्छी बजानी आती है, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। और मैं डांस अच्छा करती हूँ, स्पेशली कथक। तो मैंने कथक कभी सीखा नहीं था, पर फिर भी मुझे कथक की मुद्राएं, सब चीज़ें मुझे आज भी बहुत बखूबी ऐसा लगता है, जैसे ये मुझे पता है, ये मुझे पता है कैसे होना है। तो एक बार ध्यान के माध्यम से मैंने देखा था कि मैं एक राजा के दरबार में एक नर्तकी हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, वो कथक फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म। तो आई रियलाइज्ड कि ओके, ये चीज़ें मुझे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, इस जन्म में मुझे ये गुण मेरे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। और दूसरा, कुछ PSSM के मास्टर्स के साथ में भी किसी के साथ, कोई मेरा बाप है तो कोई मेरा भाई है, तो ऐसे अनुभव, कोई मेरी बहन है। मुझे अलेख्या के साथ में मैंने कम से कम 2 बार अपनी पास्ट लाइफ देखी है, कि अलग अलग, एक बार एक ध्यानी के रूप में और एक बार एक अलग उसमें एक दोस्त के रूप में। तो वो पास्ट लाइफ रही हैं, वो अनुभव रहे हैं। एक मैं अनुभव इसमें शेयर करूँगी, कि एक PSSM के मास्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि मैं उनके साथ में हूँ और वी वर ऑन मार्स प्लैनेट, ठीक है। और एक कुछ सेरेमनी चल रही है वहाँ पे, और वो ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मतलब ये यहाँ तक का तो ठीक है, बट यहाँ से अब हमें मूव करना है प्लैनेट अर्थ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होना है, ठीक है ना। और वहाँ, यहाँ पे तो तुम एक परिवार का हिस्सा है, वहाँ पे तुम परिवार नहीं, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद तुम मिलोगे और एक दूसरे की हेल्प से चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। सो जब मैंने बाद में देखा, और ये अनुभव जिन PSSM मास्टर के साथ मुझे हुआ था, हूबहू वही अनुभव उनको मुझसे पहले हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कभी एक अनुभव हुआ तो मुझे बताना,
कि हम एक टाइम पे फ्रेंड्स थे एंड वी वर ऑन मार्स प्लैनेट। तो उस समय मैंने उनको बहुत मजाक बनाया था कि ठीक है, मैंने कहा आपको बात करनी है तो आप ऐसे कर लो, लेकिन ये लड़की से ये कह के और अध्यात्म का सहारा लेके ये कह के बात करने का तरीका सही था। मैंने फ्लर्ट करना है तो ऐसे ही कर लो, मैंने बहुत मजाक बनाया था उनका। बट ही इज़ वेरी सीनियर मास्टर। तो मुझे जब वो मुझे कम से कम 7-8 साल के बाद अनुभव हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मतलब ध्यान में कितनी ज़्यादा मुझसे आगे हैं कि उनको ये बात इतने टाइम पहले पता थी। तो ये मेरे कुछ मतलब पास्ट लाइफ के अनुभव रहे हैं। हाँ, इसमें अलका जी जब भी कोई ध्यान में बैठता है, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। उसमें एक अनुभव और आते हैं बीच में, जिसको एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं कहते हैं। तो क्या आपके जीवन में भी ये भी हुआ क्या? आई डोंट नो, हम इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहेंगे या आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस कहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने 2 से 3 बार आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस किया है, और एक बार तो मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया था बाकायदा कि अगर ये आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है और अगर मैं सामान इधर का उधर रख रही हूँ तो क्या ये मुझे वास्तविकता में जब मैं सुबह उठूंगी तो मुझे इसकी पोजीशन चेंज मिलेगी? तो वो मिली थी, वैसा हुआ था। तो मुझे अभी तक 2 से 3 बार अनुभव हुए हैं एस्ट्रल ट्रैवल, और एक बार तो जब मैंने मतलब आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस में ये समझा कि मैं श्री राम भगवान जी के टाइम पीरियड में हूँ, और उस टाइम पे मुझे अभी वो जो एकदम से पूरा मैसेज था वो मैं बहुत अच्छे से नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, क्योंकि जब हम फिजिकल बॉडी में आते हैं ना तो एनर्जी उतनी उस लेवल की नहीं कि मैं सारी चीज़ें मुझे नहीं याद रही। पर मुझे इतने अच्छे से पता है कि हम सब ऐसे पानी पे ही चल रहे थे, सब कुछ सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो कहीं न कहीं ये एक वननेस का मैसेज मुझे वहाँ से मिला था। मतलब ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने कुछ मुझे वननेस का, वसुधैव कुटुंबकम, आप सब में समाये हैं, सब आप में समाये हैं, ये वननेस का मैसेज मुझे मिला था। बट वो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है चीज़ें, पर वो हुई थी क्योंकि वो जिस फ्रेंड के साथ मुझे हुई थी, हम दोनों सेम वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे एंड शी इज़ इन कनाडा, मनी गुलाटी, उसको भी सेम अनुभव हुआ था सेम रात को। तो मैं इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने उसको नॉक किया कि सी ऐसा है, ऐसा करना है, तो उसने मुझे बाद में बताया कि तुम कल ऐसे-ऐसे करके मेरे सपने में आई थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो यानी कि वो वास्तविकता आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस था। तो ऐसा 2-3 बार हुआ है। बाकी तो मुझे लगता है कि जब हम हर रात को सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है ये बाहर निकल के जाता ही है, वो बशर्ते कि हमें नहीं पता होता है, कई बार हमें पता लग जाता है। तो अगर मुझे कोई एक्सपीरियंस याद है तो वो 2 से 3 बार ही हुआ है। अलका जी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी जैसा कि इसका नाम है और इसकी इम्पोर्टेंस भी है पिरामिड्स की, तो आपके जीवन में पिरामिड्स की क्या इम्पोर्टेंस रही? आपका इसका कोई अनुभव है क्या? बहुत सारे अनुभव हैं। मैं एक सबसे बड़ा जो अभी तक का मेरी ज़िंदगी का अनुभव मैं सिर्फ वो शेयर करूँगी। पिरामिड्स, ऑफ कोर्स जब सोसाइटी का नाम ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, तो 2009 से ही इस बात का आभास था। और जब हम सबसे पहले वो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो ध्यान करने की सीखते हैं, तो उसमें हम सीखते ही सबसे पहले ये कि अगर आप पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान कर रही हैं तो आपका ध्यान की गति 3 गुना बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी 3 गुना बढ़ जाती है। तो ये तो डे 1 से पता था, ये सब चीज़ें। 2 चीज़ें मैंने अनुभव की कि अगर जैसे मेरे आरओ पे भी पिरामिड रखा हुआ है विद सम अफर्मेशंस, तो अगर आप वो मतलब पिरामिड की ऊर्जा से अगर चैनलाइज्ड आप कोई पानी पी रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो वो तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ही हैं कि सब्जी आपने रख के देखी, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक अनुभव है 2017 का अनुभव है, 17 या 18 में, ये बहुत अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मेरा हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैंने नया-नया रूम शिफ्ट किया था। हाँ, 2017 की बात है, यस, क्योंकि जनवरी में मैंने रूम लिया था और ये जून के आसपास की बात है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम में कुछ मतलब 2 स्टडी टेबल है मेरे पास में, एक बिल्कुल मेरे बेड के सामने, एक बिल्कुल उसके अपोजिट। उसकी इन बिटवीन कोई चीज़ चलती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई साया इधर से उधर चल रहा है। बट इनिशियली मुझे लगा ये ना वहम है ज़्यादा ना, दिस इज़ कॉल्ड साइकोसोमेट्रिक। तुम ज़्यादा सोचोगे ना और चीज़ें तुम्हें लगने लगेगी, क्योंकि अगेन हम चूँकि पीएसएसएम में सीखते हैं कि वेयर देयर टेंशन को एनर्जी फ्लो, तो मैंने कहा नहीं भाई इधर फ्लो नहीं करनी, अभी अपने एग्जाम्स पे पूरा ध्यान देते हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसे चलती थी, मतलब मुझे चीज़ महसूस होती थी, पर मैंने इसको इग्नोर किया कि नहीं ये मेरा सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन ये हुआ कि मतलब मैं रात को पढ़ रही हूँ लेट नाइट, मैं हरियाणा में एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, कालका शताब्दी सुपर पढ़ रही हूँ, पापा वहाँ से मुझे पिक करके एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाते हैं और मैं लेट नाइट फिर बस पकड़ के वापस आती हूँ, ये स्टोरी चल रही थी।
तो मैं एक दिन रात को मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ अभी, मैं आई एम फुल्ली अवेयर, फुल्ली कॉन्शियस, मैं सोई भी नहीं हूँ, बस मैं ऐसे 2 मिनट के लिए आँख बंद करके लेटी और लाइट भी ऑन है। तो मतलब कुछ चीज़ ऐसी है कि जिसने मेरा मतलब मैंने अपना गलत हाथ पकड़ा हुआ है ऐसे, और मतलब ऐसा लग रहा है मेरी चेस्ट पे कोई चीज़ बैठी है, मेरी चेस्ट पे कुछ चीज़ बैठी है और मेरी बॉडी इतनी बुरी तरीके से अबडक्टेड है कि मैं मूवमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना? आई एम नॉट एबल टू मूव, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने गला पकड़ा हुआ है अपना बहुत तेज़ी से, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, ठीक है? बस एक चीज़ मुझे उस समय पे, क्योंकि मेरे दिमाग पे कोई कब्ज़ा नहीं था किसी का, बस मुझे एक चीज़ पता थी, चूँकि वो गुरुकुल से थी, कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। तो मैंने महामृत्युंजय मंत्र रिसाइट करना शुरू कर दिया और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, वो वाला मंत्र मैंने, महाकाली, ये दोनों मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मैं कम से भी कम, मैं इसको मिनिमम टाइम भी अगर मैं दूँ, ये बहुत उससे लोगों को ऐसा मज़ाक लगता होगा, पर ये कम से भी कम 8 से 10 मिनट तक मैं इसी सिचुएशन में थी एंड आई वाज़ नॉट एबल टू ब्रीथ। मैं बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो मैंने नेक्स्ट डे अपने पापा को बताई बात कि ऐसा हुआ है, और पापा ने जो नॉर्मल हम पंडित जी को दिखाते हैं, हालाँकि उनको बहुत विश्वास सा नहीं हुआ था इस बात पे, लेकिन मेरे गले पे ना पूरे रैशेज़ थे, मेरे हाथ के। तब उनको लगा कि कोई खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकता ना, खुद को ऐसे मतलब प्रिटेंड नहीं कर सकता कि कुछ ढोंग नहीं था वो, सच्चाई थी, मतलब उनको विश्वास हुआ। फिर मैंने एक पिरामिड मास्टर्स को सौरभ सर को मैंने बताया कि सर ऐसे-ऐसे हो रखा है, क्या करना है इसका? क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि अगर कुछ ऐसे सोल्स भी होती हैं तो आप पिरामिड की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ध्यान के माध्यम से उनको रिलीव कराते हैं। आई रियली नीड योर हेल्प, आपको आना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है, जो यहाँ पे पिरामिड्स बनाते थे उन मास्टर्स को बोला, तो बाकायदा जो है इजिप्शियन पिरामिड लेके आए, मेरे आज तक भी मेरे बेड के ऊपर लगा हुआ है पूरा, और उस पिरामिड को फिट किया, अलग अलग जगह हमने अलग अलग पिरामिड्स को फिट किया, उनके नीचे बैठ के ध्यान किया और पूरे ग्रुप ने ध्यान किया उस समय पे। उसके बाद मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि वो सोल वहाँ से रिलीज हो गई, और उसके बाद मतलब कुछ भी आज तक, मतलब इट्स बीन आई थिंक 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, आज तक कभी भी वैसा अनुभव नहीं हुआ। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी कि पिरामिड्स में इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी शक्तियाँ हैं कि अगर आप उनका सही तरीके से उस एनर्जी का इस्तेमाल करो, तो वो अगर कोई ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर गलत प्रभाव कर रही है, उसको भी रिलीव कराने में मदद करता है। अलका जी, क्या मैं इसमें एक चीज आपसे बात कर सकती हूँ कि अलग शक्तियाँ, या उसको हम एक नाम दे सकते हैं लोअर एनर्जीज, जो कि अपना स्थान, उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो आपके ऊपर उस एनर्जी को लेने के लिए आपके ऊपर हावी होती है। तो हमारी जो लोअर एनर्जीज है, वो अपना पेट भरने के लिए हमारे से एनर्जीज को लेती हैं। क्या इसका तात्पर्य कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है ये बात, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लोअर एनर्जीज़ ही होती हैं वो। और ये भी मुझे बताया गया था कि हो सकता है जो वो स्पिरिट इस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट कर रही थी, वो आपसे बात भी करना चाह रही हो सकता है उसको कुछ मैसेज हो आपके लिए, बट आप डर गए और आपने उसको पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया कि मैं उस स्थिति में हूँ ही नहीं, मैं लूँगी नहीं तुम्हारा मैसेज। हो सकता है कुछ मैसेज हो सकता है यही मैसेज हो कि वो वहाँ पे एनर्जी वहाँ पे कैप्चर हो गई, उसको वहाँ से रिलीव रिलीज होना होना हो, हो। तो यही एक माध्यम हो सकता है, आप सिर्फ एक माध्यम हो। तो डेफिनेटली मैं इससे सहमत करती हूँ जो आपने बात बोली। जी। अलका जी, ये तो पिरामिड का भी अनुभव हो गया, आपके और भी अनुभव हैं, और उसको हम बहुत ज़रूरी जानना चाहते हैं कि आपने पीएमसी चैनल के ऊपर स्वाध्याय किए, ठीक है? उनके बारे में आपका अनुभव जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा जो पहला मतलब स्वाध्याय स्टार्ट हुआ, बुक थी हिमालय का समर्पण योग। वो बड़ी ही एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत मतलब इतनी ख़राब कि उस टाइम पे मुझे भूख, प्यास लगना सब बंद हो चुका था। मेरा लिवर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ट्रीटमेंट चल रहा था, और उस समय पे जो हमारा प्रिंसिपल है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, घर वाले कोई भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने कंप्लीटली उसका उल्लंघन किया और मैं मेडिकेशन पे भी थी। तो हालाँकि इतने उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में चल रहे थे, लेकिन उस बुक से ये समझ आई कि अगर आपने अपने गुरु से कोई चीज़ सीखी है, तो बस आप समर्पण कर दो।
वो हायर एनर्जी आपको टेक केयर कर लेगी। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे खुद के अस्तित्व से ये है कि जो मैं भाव है, मुझे ही करना है, मुझे ये होना है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ऐसा कैसे करूँगा, कैसे से निकलना है। इस माँ को हम में तब्दील करो, आप समर्पण कर दो खुद को। और जब आप समर्पण करते हो तो, और हमें हर बचपन से, चाहे मूर्ति पूजा, हर गुरुओं के माध्यम से चीज़ सीखने को मिलती है कि आप भगवान को समर्पण कर दो। तो वो फिर जैसी समर्पण पितामह पत्री जी को किया गया, आपने, आपके माध्यम से ये स्टूडियो मिला, आपके माध्यम से ये स्वाध्याय हो रहा है। अब चूँकि एक ही शूट हुआ था, एक ही एपिसोड हुआ था, बाकी 2 एपिसोड आपको कराने मुझे नहीं पता कैसे होंगे, और बखूबी वो बहुत अच्छे एपिसोड भी थे। सो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि अगर आप अपने गुरु की एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हो तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, कुछ भी चीज़ नहीं छू सकती आपको। ये एक अच्छा अनुभव था उस समय का। अलका जी, हम चाहते हैं कि आप अपना संदेश हमारे दर्शकों को दें कि वो अपने जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाएं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, चुनौतियाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, मेरी में भी आई हैं, आ रही हैं, आगे भी आएंगी। बस एक चीज़ है जो आपको आपकी स्वयं से जोड़ के रखती है, वो है ध्यान। और वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वो ध्यान का कोई भी पद्धति जो आपको सही लगे। मुझे आनापानसती पद्धति सबसे अच्छी लगती है, सबसे आसान है, सहज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएसएम जिसने कभी कोई पैसा नहीं मांगा, सब चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली यहाँ पे। तो डेली बेसिस पे जैसे आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है, आपकी आत्मा को ध्यान की आवश्यकता है। आपका शरीर भोजन से एनर्जी लेके चल रहा है, आपकी आत्मा ध्यान के माध्यम से जो भी आप विश्व शक्ति ले रहे हैं उसके माध्यम से चल रही है। जैसे आप अपनी आत्मा की भोजन का ध्यान रखेंगे, जिंदगी की कोई चुनौती ऐसी है ही नहीं जिसको आप ना जीत पाए, जिसको आप ना ओवरकम कर पाए। तो बस मेरा यही कहना है कि आप डेली मेडिटेशन करो, ठीक है। सबसे सहज ध्यान है हमारा, तीनों ही चीज़ें, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय। ध्यान कीजिए, जो आपके अनुभव हैं वो शेयर कीजिए, और स्वाध्याय कीजिए। वो सभी मास्टर्स जिन्होंने अपने स्वाध्याय, जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, आप वो सभी पुस्तक पढ़ें। आपको खुद समझ में आएगा कि आप बिल्कुल भी अलग नहीं हैं, आप उनके जैसे हैं। हम अपने सभी बड़ों के अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं, ये मैंने सीखा है और यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस शो पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अलका जी की आत्मा की इस यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। प्यार बहुत बड़ी ताकत है जो जीवन में हर समस्या के एक हल तक हमें पहुंचाकर लेकर चली जाती है। अपने जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी चुनौती आए, हमेशा हार मत माने। अपनी हार के आगे ही एक जीत भी खड़ी है, वहाँ तक ज़रूर पहुँचिए। बने रहिए हमारे साथ और एक नए मास्टर की आत्मा की यात्रा के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।